और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो खतौली विधानसभा सीट भाजपा के कब्जे से छीनने के लिए सपा रालोद गठबंधन ने मदन भैया को मैदान में उतार दिया है और आज खुद जयंत चौधरी ने खतौली में प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। जयंत चौधरी ने भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भाजपा ने जो कहा वो वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन की मोहलत मांगता हूँ, फिर किसी भी चौराहे पे मुझे दंड देना। आज वो लोग चर्चा क्यों नहीं करते? जयंत चौधरी की जनसभा में मीरापुर विधायक चंदन चौहान और मेरठ की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी मौजूद रहे। इस दौरान जयंत चौधरी ने एकजुटता का संदेश दिया। किसान की आवाज बुलंद हो। चौधरी चरण सिंह जी स्वर्ग में बैठे हैं, उन्हें भी ऐसा लगे कि हमारे लोग अभी भी संगठित। जयंत चौधरी ने खतौली विधानसभा क्षेत्र में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। जनसभा का आगाज गुर्जर बाहुल्य गांव पीपलहेड़ा से किया, जिसके बाद माना जा रहा था कि रालोद खतौली के चुनावी रण में गुर्जर चेहरे पर दांव लगा सकती है और जयंत चौधरी ने जाट मुस्लिम और गुर्जर समीकरण को साधने के लिए खतौली से मदन भैया को उम्मीदवार बना दिया है, जो 2022 विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद के लोनी सीट से हार गए थे। तो खतौली की सीट पर उपचुनाव होना है और जयंत चौधरी ने यानी कि आरएलडी की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, आरएलडी ने मदन भैया को प्रत्याशी बनाया है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में मदन भैया को प्रत्याशी आरएलडी की ओर से बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, जाट गुर्जर समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। मदन भैया के नाम को लेकर पहले भी कयास लगाए जा रहे थे और ऐसा ही हुआ। आज जब जनसभा को संबोधित करने के लिए जयंत चौधरी पहुंचे और उस दौरान ये नाम सामने आया, मदन भैया को प्रत्याशी बनाया गया है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में जो नाम है सपा और आरएलडी का जो कैंडिडेट है वो सामने आ चुका है और वो है मदन भैया। तो खतौली विधानसभा उपचुनाव में मदन भैया प्रत्याशी हैं। कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि मदन भैया को इस बार आरएलडी की तरफ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है और आज भी जब जयंत चौधरी की तरफ से जनसभा को संबोधित किया जा रहा था उस वक्त भी मदन भैया उनके साथ ही नजर आए। उन्होंने भी जनता को संबोधित किया और अब नाम का ऐलान कर दिया गया है। आरएलडी और सपा के संयुक्त रूप से मदन भैया को प्रत्याशी बनाया गया है खतौली सीट पर। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सनुज शर्मा हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सनुज, पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि मदन भैया के नाम का ऐलान हो सकता है क्योंकि गुर्जर समीकरण को भी साधना है, जाट समीकरण को भी साधना है और जिस तरीके से जनसभा के दौरान जो बड़ी बातें जयंत चौधरी ने कही तो कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा था कि वोट बैंक को साथ रखना है, तो ऐसे ही प्रत्याशी को उतारा जाएगा। हाँ देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने यहाँ पर गुर्जर कार्ड खेला है और एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस बात की संभावना जता दी थी कि यहाँ पर मदन भैया को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। देखिए तमाम चीज़ें ऐसी देखने में आ रही थी, तो चूंकि देखिए खतौली विधानसभा का जो उपचुनाव है ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, खाली खतौली का उपचुनाव नहीं है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की जो सियासत है, जो हैसियत है, उसको कहीं ना कहीं तय करने का काम करेगा और इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल कोई आफत मोल नहीं लेना चाहता था और इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल को सबसे मुफीद यदि कोई प्रत्याशी लगे तो वो बाहुबली मदन भैया लगे। मदन भैया की अगर मैं बता दूं तो देखिए वो बागपत में जब खेखड़ा विधानसभा हुआ करती थी, जब वो खेखड़ा विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक बने और उनका राजनीतिक इतिहास भी है अपना, बाहुबली के तौर पर उनकी गिनती होती है। आज चूंकि जयंत चौधरी की 3 ताबड़तोड़ जनसभाएं खतौली उपचुनाव में रखी गई थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर जो नाम है वो मदन भैया का सामने आने लगता है और जब जयंत चौधरी मंच पर आते हैं तो सबसे पहले मदन भैया को बोलने का मौका दिया जाता है। यानी ये तस्वीर साफ करने के लिए काफी था कि मदन भैया को सबसे पहले वहां पर बोलने का मौका दिया गया है, यानी रूबरू जनता से सीधे मदन भैया को जयंत चौधरी करा रहे थे लेकिन उनके नाम की घोषणा नहीं कर रहे थे। पीपलहेड़ा चूंकि गुर्जर बाहुल गांव है और उस गुर्जर बाहुल गांव में जयंत चौधरी ने सबसे पहले अपनी जनसभा वहीं पर रखी। गुर्जर बाहुल गांव है और मदन भैया को सबसे पहले मौका दिया गया। हालांकि मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से
जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो अतुल प्रधान भी वहां पहुंचे थे, गुर्जर बिरादरी से आते हैं, और जो अंजन चौहान है, चेतन चौहान है, वो मीरापुर से आते हैं। तो गुर्जरों को वहां पर बुलाकर पूरी तरीके से जाट, मुस्लिम और गुर्जर समीकरण को साधने की जयंत चौधरी ने एक बड़ी रणनीति के तहत काम किया है। और एबीपी गंगा ने इस बात का पहले खुलासा किया था कि खतौली उपचुनाव में जाट, मुस्लिम और गुर्जर समीकरण को राष्ट्रीय लोकदल साध सकती है। इसके पीछे जयंत चौधरी की बड़ी रणनीति है। को ये बता रहा है कि वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर होगी और इन तीनों समीकरणों को साधने की कोशिश जयंत चौधरी जरूर करेंगे, और ऐसा हुआ भी। मदन भैया के नाम पर मोहर लग चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। खतौली से बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, आरएलडी ने मदन भैया को प्रत्याशी बनाया है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में मदन भैया प्रत्याशी हैं आरएलडी की तरफ से। ये बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है। खतौली पर उपचुनाव होना है 5 दिसंबर को, और इसके लिए आरएलडी ने मदन भैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। जिस तरीके से पहले से कयास लगाए जा रहे थे, और एबीपी गंगा भी लगातार आपको बता रहा था कि आरएलडी और सपा के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर मदन भैया हो सकते हैं उम्मीदवार, और आज उस नाम पर मोहर लग गई है। मदन भैया को उम्मीदवार बनाया गया है आरएलडी की तरफ से। बिल्कुल पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगर देखें तो आरएलडी की पकड़ काफी मजबूत है। चाहे जाट वोट बैंक की बात हो, गुर्जर वोट बैंक की बात हो, और कुछ हद तक मुस्लिम वोट बैंक की बात हो, तो जिसको ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ओर से ये संयुक्त प्रत्याशी का नाम सामने आ चुका है। मदन भैया का नाम सामने आया है। और आज जब जयंत चौधरी ने जनसभाएं की थी तो सबसे पहले मंच पर मदन भैया ने जनता को संबोधित किया, गुर्जर समाज को संबोधित किया, जिससे कहीं ना कहीं ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि बहुत संभव है कि उनके नाम का ऐलान आज हो जाए, और ऐसा हुआ भी। खतौली विधानसभा सीट जहां पर आरएलडी और सपा के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया बनाए गए हैं। 4 बार के विधायक रह चुके हैं, बाहुबली ने कहा जाता है, लंबा राजनीतिक करियर रहा है, और सबसे बड़ी बात गुर्जर समाज के बड़े चेहरे हैं, और उसी पर दांव खेला है इस बार आरएलडी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बड़ा दाव है आरएलडी की तरफ से, और इसीलिए सपा की तरफ से आरएलडी के उम्मीदवार के लिए सीट छोड़ दी गई, और सपा और आरएलडी की तरफ से संयुक्त रूप से खतौली सीट चुनाव जो है जीते लड़ा जा रहा है, और इसके लिए मदन भैया को फिलहाल प्रत्याशी बनाया गया है। 5 दिसंबर को मैनपुरी, रामपुर के साथ ही खतौली में भी विधानसभा चुनाव होना है, और इसीलिए मदन भैया को फिलहाल यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है, जहां जयंत चौधरी की आज जनसभाएं भी हुई, और इसमें प्रमुखता से अगर देखा जाए तो मदन भैया को बार बार उन्होंने नाम भी लिया, और सबसे पहले संबोधित भी मदन भैया को जनसभा को करने दिया। और इससे कहीं ना कहीं इस तस्वीर से कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा था कि खतौली से मदन भैया को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है, और आखिरकार हुआ वही। आज देर शाम को मदन भैया के नाम पर मोहर लग गई है, और आरएलडी की तरफ से अब उम्मीदवार है मदन भैया। एक वोट बैंक को साधने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। खतौली सीट की अगर बात की जाए तो उस इलाके में कहीं ना कहीं आरएलडी का मजबूत होना माना जा रहा है, और इसलिए मदन भैया को उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोमवार को डिंपल यादव मैनपुरी संसदीय सीट पर अपना नामांकन दाखिल करेंगी, और इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। दरअसल सैफई में अखिलेश यादव ने मैनपुरी के लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जिसके बाद ये तय किया गया कि डिंपल यादव सोमवार को अपना नामांकन करेंगी। माना जा रहा है इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। मैनपुरी चुनाव में जीत के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सैफई परिवार के कई सदस्यों ने पहले ही मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में डेरा डाल रखा है, और डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं कि मैनपुरी के लोग बहुत ऐतिहासिक तौर पर इस चुनाव आदरणीय डिंपल जी को जिताएंगे। मैनपुरी के लोग निश्चित तौर पर आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देते हैं। माननीय डिंपल जी को बहुत बड़े वोटों से चुनाव यहाँ से जिताएंगे। मैनपुरी सीट सैफई परिवार की साख से जुड़ी है, ऐसे में डिंपल यादव पर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन भाजपा की रणनीति उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि भाजपा मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर उपचुनाव को किसी मौके की तरह देख रही है, और भाजपा उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। मैनपुरी संसदीय सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर भाजपा सोमवार को उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। दरअसल शनिवार को हुई बैठक के बाद भाजपा कोर कमेटी ने तीनों सीटों के लिए 3-3 उम्मीदवारों के नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा है।
भाजपा मैनपुरी में शाक्य और खतौली में सैनी उम्मीदवार पर दाव खेलने पर विचार कर रही है। शनिवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में इस पर मंथन किया गया। मैनपुरी सीट के लिए प्रेम सिंह शाक्य, रघुराज शाक्य, ममतेश शाक्य का नाम भेजा गया है। जयवीर सिंह, प्रदीप चौहान के नाम पर भी मंथन हुआ, जबकि रामपुर सीट पर आकाश सक्सेना, भारत भूषण गुप्ता, अभय गुप्ता के नाम पर मंथन हुआ। वहीं खतौली विधानसभा सीट के लिए पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी, सुधीर सैनी, भूपेंद्र सैनी और प्रदीप सैनी के नाम पर विचार किया गया। माना जा रहा है कि सोमवार को शीर्ष नेतृत्व मैनपुरी संसदीय सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। इधर मैनपुरी सीट पर शिवपाल यादव ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शिवपाल आज तेज प्रताप यादव के पिता रणवीर यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे। रणधीर यादव की 20वीं पुण्यतिथि पर सैफई में हवन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में अखिलेश यादव समेत परिवार के तमाम सदस्य मौजूद रहे, लेकिन शिवपाल यादव ने कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे। हालांकि शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन शिवपाल यादव के न पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। स्वर्गीय रवि सिंह जी की पुण्यतिथि थी और लगातार रही, और इस क्षेत्र जो सैफई ब्लॉक से भी और जसवंत नगर पे भी खांसी उनकी हमेशा पकड़ रही थी, तो आज एक बहुत बड़ी कमी रहती है हम लोगों को। सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि शिवपाल यादव का विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर मैनपुरी संसदीय सीट में आता है और शिवपाल यादव ने जल्द ही अपने पत्ते खोलने की बात भी कही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से डिम्पल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से शिवपाल यादव ने चुप्पी साध रखी है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव मैनपुरी से खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव को उम्मीदवार बना दिया। अखिलेश यादव के वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए भाजपा ने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के तहत शनिवार को रामपुर में अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन और आज बरेली राष्ट्रीय पसमानदा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह, नरेंद्र कश्यप समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर मुस्लिम समाज को बांटने का आरोप लगाया। सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग मुसलमान समाज को बहकाकर, भड़काकर उसको इधर उधर करके भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने का काम किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन आतिफ राशिद ने अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया। ओवैसी जैसे नेताओं ने इनको मजहब का चश्मा पहना कर रखा है। जब चुनाव आता है तो सिर्फ मजहब का चश्मा पहनकर वोट करते हैं। अब इन लोगों ने वो चश्मा तोड़ना शुरू कर दिया है। बरेली में आयोजित पसमानदा सम्मेलन को अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की भगवा रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच भाजपा पसमानदा मुसलमानों को रिझाने में जुटी है और इस पर AIMIM की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल भाजपा पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम कर रही है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कभी उनसे वफा नहीं करेंगे, पहले भी जफा की है और आगे भी जफा ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आप लिख कर दे दिए कि ये लोग भारत के नहीं है, फॉरेन ओरिजिन के हैं, तो ये इनकी असली मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं है, ये तो आपकी दुश्मनी में बात कर रहे हैं। ओवैसी भाजपा पर हमला क्यों कर रहे हैं, साफ तौर पर समझा जा सकता है। दरअसल ओवैसी की राजनीति मुस्लिमों के इर्द गिर्द रही है और अब इसी वोट बैंक में भाजपा सेंधमारी की कोशिश कर रही है और भाजपा ओवैसी को भी निशाना बना रही है। केवल मुस्लिम समाज के अच्छाई बोल देने से कुछ नहीं होगा। धरातल पे उन्होंने कभी कोई मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया है। मतलब है भाजपा अब ओवैसी की पिच पर आकर बैटिंग कर रही है, तो ओवैसी फिर वही पुराना भाजपा का मुस्लिम विरोधी तराना गा रहे हैं, मुस्लिम को डरा दिखा रहे हैं, खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बता रहे हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया है। AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मोहम्मद फरहान ने कहा है कि हर बार समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि AIMIM के कारण वो चुनाव हार गई है, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में हमने उम्मीदवार नहीं उतारा था।
फिर भी समाजवादी पार्टी चुनाव हारी। AIMIM ने मैनपुरी समेत 3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है तो उसे मान लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में भाजपा को हराने की क्षमता नहीं है। जो समाजवादी पार्टी या अन्य दल हम पर यह आरोप लगाते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हमने आजमगढ़ और रामपुर में जब उपचुनाव हुआ था तो हमने चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ही वहां जीती। इससे ये स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी में हैसियत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए। AIMIM आने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है और माना जा रहा है कि AIMIM चुनाव से पहले किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि अभी तक गठबंधन की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अभिनेत्री और भाजपा नेता जया प्रदा ने हेट स्पीच केस में आजम खान को सजा मिलने पर बड़ा बयान दिया है। आजम खान को हेट स्पीच केस में सजा मिली है। इस पर जब अभिनेत्री और भाजपा नेता जया प्रदा से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को दूषित करे तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आजम के साथ हो रही है, जो बोते हैं तो उनको काटना भी होता है। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रदा ने भाजपा के सिंबल आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस दौरान आजम खान ने जयप्रदा के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में भी आजम खान के खिलाफ केस दर्ज है। हालांकि 2019 में आजम खान जयप्रदा के खिलाफ चुनाव जीत गए, लेकिन बाद में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने पर सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की। जबकि हेट स्पीच केस में सजा मिलने के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और साले की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अंसारी परिवार और रिश्तेदारों पर शिकंजा कस दिया है। कंस्ट्रक्शन से मुख्तार अंसारी की कनेक्शन को लेकर समन जारी किया है। पहले विधायक बेटे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी और फिर साले सरजील रजा पर शिकंजा और अब ससुर जमशेद रजा को समन। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सवाल यही है कि अगला नंबर किसका। वैसे अगला नंबर किसी का भी हो, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के ससुर जमशेद रजा के बयान दर्ज करने के बाद कई बेनामी संपत्तियों को जब्त कर सकती है। इधर ईडी की रिमांड में अब्बास अंसारी से पूछताछ जारी है। ईडी को अब्बास अंसारी के बैंक खातों में 56 लाख रुपए मिले हैं, जिसके बारे में पूछने पर अब्बास अंसारी ने बताया कि ये रकम उसे ईडी के तौर पर परिवार के लोगों ने दी। ईडी को शक है कि अब्बास अंसारी के खाते में मिली धनराशि गलत तरीके से अर्जित की गई है। ईडी मुख्तार के अन्य सगे संबंधियों के भी बैंक खातों की जांच कर रही है। और लखनऊ में सोमवार को एक रिहायशी इमारत को ढहा दिया जाएगा। बिल्डर पर आरोप है कि उसने मानकों को ताक पर रखकर इमारत का निर्माण करवाया। लखनऊ में विकास प्राधिकरण और बिल्डर्स की मिलीभगत का एक और मामला सामने आया है। यजदान बिल्डर नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मानकों की अनदेखी करते हुए पराग नारायण रोड पर एक बहुमंजिला इमारत खड़ी करने का आरोप है। इसी वजह से सोमवार को इस 6 मंजिला इमारत को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर पर आरोप है कि निर्माण के लिए उसने नजूल विभाग से जमीन की एसओजी नहीं ली थी, जिसके बाद देर रात पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इमारत में रह रहे लोगों को बाहर निकालकर इमारत को खाली करवा दिया। वहीं अचानक हो रही इस कार्रवाई से इमारत में रह रहे लोगों के सामने सिर छुपाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बिल्कुल सड़क में सर पूरे जिंदगी सब पैसा कौड़ी सब लगा दिया गया है। कहाँ से बिल्डर गलत है, कहाँ से क्या चीज वो है। भैया जहर खाएंगे हम तो जहर खाएंगे और क्या करेंगे भैया। प्रशासन ने इमारत को गिराने के लिए मुंबई से एक्सपर्ट टीम बुलवाई है और इमारत को गिराने में करीब 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इमारत में घर खरीदने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देने वाले लोगों का क्या होगा। इधर सरकार गरीबों को भोजन के लिए निःशुल्क राशन बंटवा रही है, लेकिन महोबा में एक राशन कोटेदार ने राशन देने के बजाय गरीबों के हाथ पर रुपए रख दिए। महोबा में नोटों की गड्डियां लेकर कुर्सी पर बैठा ये शख्स सरकारी राशन का कोटेदार है और उसे घेरकर खड़े हुए लोग सरकारी मुफ्त राशन योजना के लाभार्थी जो सरकारी राशन दुकान पर खाद्यान्न योजना के तहत मिलने वाला निःशुल्क राशन लेने आए थे। लेकिन झोले में राशन की बजाय कोटेदार ने इन लोगों की जेबों में नगद रुपए डाल दिए।
कोटेदार में सरकारी राशन लाभार्थियों को पैसे बांट रहे इस कोटेदार का ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो राशन के बदले गरीबों को नगद रुपए दे रहा है। ये मामला महोबा के कबरई कस्बे के आजाद नगर इलाके का है, जहां गरीबों को मुफ्त सरकारी राशन बांटने की बजाय अनाज के एवज में कोटेदार ने उन्हें रुपए थमा दिए। दरअसल लगातार शिकायतें मिलती रहती है कि सरकारी राशन कोटेदार सस्ते अनाज को महंगे दामों में बाजार में बेच देते हैं और निःशुल्क अनाज के हकदार लोगों को उसके बदले में कुछ रुपए थमा देते हैं। और ये कोटेदार भी शायद ऐसा ही करने के बाद नकदी बांट रहा था, लेकिन अब तक इस मामले पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आप जो टैक्स सरकार को देते हैं उसी टैक्स के पैसे से निर्माण का काम होता है, लेकिन सरकारी पैसे पर कैसे करप्शन का खेल होता है, इसे जानने के लिए आपको पीलीभीत से आई ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। हाथ लगाते ही सड़क के पड़ते हाथ में आ रही है। ऐसा लगता है कि सड़क रही रेत हो। 3 करोड़ 41 लाख की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता की पोल राहगीरों ने बस 3 सेकंड में ही खोलकर रख दी। पोल खोलने वाले इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन को जवाब देता नहीं बन रहा है। हाँ, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की बात जरूर कही जा रही है। आज ही मैं सुबह हम सीधे साथ जाके वहाँ पे कार्य को तुरंत उखड़वा, जितना पोषण खराब था उसको उखड़वा के सही कराया जा रहा है दोबारा से। और ठेकेदार ये अपने लागत पे इसका कोई भुगतान अभी विभाग से कोई भुगतान इसका नहीं किया गया है और ना किया जाएगा आगे, जब तक कार्य पूरा संतुष्ट हो जाएंगे हम लोग। तो उसके लिए ठेकेदार पर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी, उसके खिलाफ लिखा भी जाएगा, तो आगे से काम कोशिश करेगा ना मिले उसका हमको। दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाई गई है। सड़क की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है और इसकी लागत 3 करोड़ 81 लाख है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।